अगला टॉपिक है सरकार के स्तर। अच्छा, सरकार कोई भी काम अकेले सरकार नहीं कर सकती। जैसे अगर केंद्र सरकार चाहे सब कुछ पूरे भारत को हम मैनेज करें तो वो नहीं हो सकता। सब स्तर है, सब बांटा गया हुआ है। जैसे स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर, तीन स्तर पर है। जो मेन यहाँ पे है वो मैंने हाईलाइट किया है, ये आप नोट्स में अपने लिख लीजिएगा। और यही मेन पॉइंट है। तो स्थानीय स्तर पर जैसे गांव मोहल्ले, जैसे गांव में अगर जो आप हैं तो गांव के जो सरपंच होते हैं, प्रधान होते हैं, वो सब जो काम होते हैं वो आता है स्थानीय स्तर पर। शहर में है तो जो आपके पार्षद होते हैं, वो पार्षद होते हैं, सभासद होते हैं, नगर पालिका में सभासद आते हैं, तो ये लोग आते हैं स्थानीय स्तर पर। राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल और जो पद हैं वो सब आते हैं। एवं राष्ट्रीय स्तर पर खुद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और सब लोग आते हैं इसके अंतर्गत। तो ये सारी बातें हो गई। और आगे बढ़ते हैं। ये जो मैप है एनसीईआरटी का, ये मैप आप प्रिंट करा लीजिएगा, ये बिल्कुल सही मैप है। और आजकल मैप भी उल्टा पुल्टा कुछ भी बना देते हैं, तो बिल्कुल सही इनका मैप है, ये आप देख लीजिएगा। ये देखिए लद्दाख, लेह और ये जम्मू कश्मीर, ये सारी चीजें कितना बड़ा है। लद्दाख जो है काफी बड़ा है जम्मू कश्मीर के मुकाबले, देख लो। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे इंग्लिश में भी है ये देखिए। आंध्र प्रदेश के जब पुनर्गठन हुआ था तो 2014 में, 2 जून 2014 में, तो 29 राज्य हो गए थे। आंध्र प्रदेश का जब हो गया था, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बंटवारा हुआ था, तो 29 राज्य थे। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 में जब जम्मू और कश्मीर राज्य दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश, अब 5 अगस्त बहुत लोग बोल देते थे, 5 अगस्त में नहीं हुआ तो सब कुछ मतलब पारित किया गया था। लेकिन जब राष्ट्रपति साइन कर देता है जो भी विधेयक होता है, तब वहां से माना जाता है। तो 31 अक्टूबर को साइन किया, तो 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य दो अलग अलग केंद्र शासित, दोनों केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया। अब जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख हो गया। अब में पूरा सब मिला के 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं। और सरकार, यहाँ पे और कुछ कोई पॉइंट हो। आगे बढ़ते हैं। सरकार एवं कानून, सरकार और कानून को लेकर इसमें बात है कि जो सरकार है वो कानून बनाती है जिसको हम लोग चुनते हैं। जिस सरकार को हम लोग, क्योंकि लोकतंत्र में हम वोट के जरिए अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। और वही वैसे लोकतंत्र के जो परिभाषा है, लोकतंत्र में तो कहा गया है कि लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं प्रतिनिधि के रूप में। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हुए अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय उठाए गए कदमों का आधार जनता को बताना पड़ता है। लेकिन राजतंत्र में क्या होता है, दूसरी तरफ राजतंत्र में क्या होता है कि राजा रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। कोई छोटा सा उनके पास सलाहकार भी हो सकते हैं, छोटा सा समूह हो सकता है सलाहकार का, उस पर चर्चा करते हैं। लेकिन अंतिम निर्णय लेने का शक्ति उनके पास होती है। वो आधार बताने के लिए किसी के लिए वो बाध्य नहीं होते हैं, उनका डिसीजन वो जाने, और कोई इस पर आधार नहीं बताया जा सकता। लेकिन सरकार जब कोई कानून बनाया कुछ है तो उसको आधार बताना पड़ेगा। और वो तब भी वो जनता अगर संतुष्ट नहीं है तो वकील के माध्यम से ही विपक्ष ही खड़ा हो सकता है, न्यायालय में जा सकता है और उस कानून के खिलाफ खड़ा हो सकता है, उस कानून के खिलाफ जा सकता है। तो ये मैंने बता दिया, सरकार के प्रकार ही बता दिए कि सरकार एक होता है राज्य सरकार, राजतंत्रीय व्यवस्था, एक होता है लोकतंत्रीय व्यवस्था। लोकतंत्र में हम खुद अपना नेता चुनते हैं, और राजतंत्र में वो जो है वंश के हिसाब से होता है, राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, इस टाइप से। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते, कोई सफाई नहीं देनी पड़ती, जो भी मैंने बताया। और लोकतांत्रिक सरकार, जो मेन पॉइंट है, लोकतांत्रिक सरकार, भारत एक लोकतंत्र है। इस भारत एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब बोला जाता है कि हाँ, जनता के हाथ में सारी शक्ति है, यानी जनता का शासन है, तो फिर सारी जनता प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन अब उसमें होता क्या है, ये देखिए। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। संसार में और कई देश जहां लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए गए, सारी बातें हैं। और
इसमें क्या होता है कि लोकतंत्र का मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है, खुद पूरी जनता नहीं बजाएगा, एक ही आदमी लीडरशिप करेगा। इसका एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोग, ये मैंने हाईलाइट पॉइंट किया है, ये पॉइंट देखिएगा। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। इसीलिए लोकतांत्रिक सरकार ना कहकर अगर कहा जाए प्रतिनिधि लोकतंत्र, तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि वहां बैठते हैं। पूरी जनता कहाँ बन सकती है प्रधान, सरकार कहाँ चला सकती है? तो कोई एक जिसको वो जनता अपना समझे सही, उसी को बैठाती है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि जो है वो मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकता जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों की बात हो रही है, स्त्री पुरुष की बात नहीं, नागरिक में जो सब आते हैं, स्त्री पुरुष सब को वोट देने का अधिकार नहीं दे देती, तब तक वो लोकतंत्र नहीं कहा जाएगा उस देश का। लोकतांत्रिक सरकार वहां नहीं बोला जाएगा। लेकिन हमेशा ऐसा भी नहीं था। जो आज सबको वोट देने का अधिकार है, एक समय था। अभी अपनी भारत की बात करें तो हमारे देश में आजादी से पहले भी चुनाव होना शुरू हो गया था राज्य स्तर पर। तो वहां पे वोट देने का अधिकार जो है वो खास लोगों को दिया गया था, जिनके पास, जैसे यहाँ पे है, सरकारें केवल वही पुरुषों को वोट देती थी, वोट देने देती थी, जो उस समय सरकारें थी, अंग्रेजों का सरकार था, जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। संपत्ति होने, पढ़े लिखे का तर्क था कि भैया पढ़ा लिखा है तो वो सही गलत जानेगा, संपत्ति है तो यानी वो यहाँ का नागरिक बना रहेगा, क्योंकि उसके पास संपत्ति है, और वो क्या कहेंगे कि वो ज्यादा मजबूत व्यक्ति होगा। लेकिन जिनके पास ये सब नहीं है, जैसे जिनके पास इसका मतलब था कि औरतों के पास कोई संपत्ति तब नहीं रहती थी। ये सारे जो आधा अधिकार हो गया, ये सब औरतों अब हो गया है, औरतों के पास पहले नहीं। औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था, क्योंकि औरतें अगर जो मान लिया प्रॉपर्टी हो गई कहीं से, तो भैया अशिक्षित रहती थी, शिक्षित हो गई तो प्रॉपर्टी नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे, ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। तो जो वोट देते थे उन्हीं के नियम, क्योंकि उन्हीं को खुश करने के हिसाब से नियम बनेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे नेता लोग हैं वो क्या बात कहे, ये आप देखिएगा। भारत में आजादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, जो मैंने अभी बताया। इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया, और ये कोई भारत में ही नहीं हो रहा था। या आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आगे देखेंगे, फ्रांस में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, सभी जगह जो है ये जो इंग्लैंड ही यहीं के थे, इंग्लैंड लोग ही तो शासन करते थे। ये लोग वहां पे जब वोटिंग अधिकार दिए तो संपन्न पुरुष वर्ग जो थे उन्हीं को वोटिंग अधिकार दिए, और स्त्रियों को तो बहुत लास्ट में, बाद में अदर पुरुषों को मिला जो गरीब है वो, लेकिन स्त्रियों को बहुत लास्ट में मिला। आप इसी में आगे पढ़ेंगे। उन्होंने जोर शोर से, जो गांधी जी थे और कई नेता, वो जोर शोर से ये मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका, जो कि संपादक थे महात्मा गांधी, इन्होंने मांग उठाई कि गांधी जी ने कहा क्या कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है, उन्हीं के शब्दों में देखिए, संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है, वह वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है, वो वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो ये गांधी जी का था कि अगर जो किसी के पास शिक्षा नहीं, संपत्ति नहीं, लेकिन चरित्र अच्छा है, तो उसको वोट देना चाहिए। इसलिए ये हुआ कि भैया सबको वोट देने का अधिकार मिले स्वतंत्रता के बाद। अच्छा, और दूसरा ये यहाँ पे क्या कहना था। अच्छा, आजकल ये एक नया ट्रेंड चला है कि जो अनपढ़ है या कम पढ़े लिखे हैं, उनको अपना नेता हम न बनाएं, उनको हम अपना प्रतिनिधि न बनाएं, वो जो है चुनाव न लड़ सके। जब आप अनपढ़ हैं या कम पढ़े लिखे या आपके पास संपत्ति नहीं है, तो आपको वोट देने का अधिकार है। और जो व्यक्ति अगर चरित्रवान है, बढ़िया है और पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या उसको इलेक्शन लड़ने का भी अधिकार नहीं है? ये गलत है ना। तो यहाँ पे दोनों चीजें
लागू होती है। तो ये मुद्दा उठाना बिल्कुल बेवकूफी भरा रहेगा कि जो कम पढ़े लिखे नेता हैं, जो अनपढ़ हैं, उनको हम वोट नहीं देंगे, वो इलेक्शन लड़ने के अधिकारी नहीं है। ये कहना बिल्कुल गलत है। और यहाँ देखिए आगे ये ओट्स फॉर वुमेन्स जो अभियान चला था, इसके बारे में पढ़िएगा जरूर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संसार में कभी भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के हाथ में नहीं बांटी। आप इतिहास पढ़ेंगे और देखिए, स्वेच्छा से कभी किसी ने नहीं दिया। हमेशा जो है वो अपने ही सारी शक्ति अपने ही हाथ में रखना चाहते हैं। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं, जैसा कि अभी मैंने बताया था, पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। अच्छा, ये जो एक काम और पहले मान लिया एक काम एक औरत कर रही है, वही एक काम आदमी कर रहा है, तो आदमियों को सैलरी, मजदूरी, जो भी रूप है, तो ये सब ज्यादा मिलता था, औरतों को कम दिया जाता था। ये होता था ऐसे भेदभाव। तो ये भी विदेश में ही अभियान चला, वहीं से आंदोलन शुरू हुआ, आज सब लोग उसका फायदा ले रहे हैं। माना कि विदेशों में कुछ आंदोलन बेकार ही शायद हमारे संस्कृति, हमारे कल्चर के हिसाब से नहीं रहा, लेकिन कई चीजें विदेशों ने हमको दिया, यूरोप अमेरिका ने हमको बोलना सिखाया। संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए जो संघर्ष थे, वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़े। क्यों पकड़े, कैसे, ये आप देखिएगा। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं, ये नाम याद रखिए, महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। और अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान, अब कैसे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये आंदोलन और मजबूती पकड़ा। और कई पुरुषों ने भी कहना शुरू कर दिया, हाँ इनको देना चाहिए, क्योंकि लोग कहते थे कमजोर होती हैं, अनपढ़ होती हैं, कुछ नहीं कर सकती, ये सब चीजें। तो यहाँ पे ये सारे जो है रूढ़िवादी सोच है, वो टूट गई थी। कैसे, यहाँ पे युद्ध के दौरान जब बहुत से पुरुष लड़ाई में चले गए थे, और इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाए गए, लड़ाई में चले गए थे, कुछ आंदोलन कर रहे थे, एक संविधान के लिए कि संविधान बने, राजा के खिलाफ आंदोलन, ये सब जब कर रहे थे, तो यहाँ पे जो महिलाएं, उस दौरान महिलाएं, घर में जो महिलाएं थी, वो जो पुरुषों के कार्य थे वो सब कर रही थी, और बच्चे का लालन पालन भी कर रही थी, घर बाहर दोनों का काम अच्छे से कर रही थी। बुलाए गए जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे, जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया, तो लोगों को यह देखकर अक्षर हुआ कि उन्होंने इस महिलाओं को उनकी क्षमता के बारे में क्यों इतनी जो है काम इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाए रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती, महिला गाड़ी नहीं चला सकती, महिलाएं खेतों में हल जोतने का काम नहीं कर सकती, महिलाएं पढ़ नहीं सकती, महिलाएं मतलब कुछ अच्छे से मैनेज नहीं कर सकती, घर पैसों का मैनेजमेंट। तो ये सारा काम उस समय महिलाओं ने करके दिखाया। तो जब उनको एक मौका दिया जाएगा, तभी तो कोई करके दिखाएगा। तो इन सब से जो है ये चीजें जो है लोगों के भी दिमाग में आने लगा और इनके आंदोलन से काफी लोग जुड़ने लगे। फिर इन्होंने जब महिला अधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने का अधिकार मांगी, उनकी आवाज सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने बहुत ही कठिन जो है आंदोलन किया था। क्या किया था, जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांध कर प्रदर्शन किया। उनमें से वो ये दिखाना चाह रहे हैं, हमको ये जकड़ की गुलामी की तरह रखा गया है। आप जब नाइन्थ का जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, फ्रांस का पहला ही चैप्टर, जिसमें वहां के नेताओं के जब महिलाओं के लेकर सोच सुनेंगे, तो आप बहुत दंग रह जाएंगे कि यूरोप भी इस टाइप की सोच का था। एशिया तो एशिया एक हिसाब से बहुत सही भी है यूरोप के मुकाबले। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई, भूख हड़ताल पर बैठी, काफी मृत्यु भी हुई, जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। 6 क्लास के बच्चे की बुक है, तो बहुत ही सीमित ही लिखा जाएगा। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि जो अमेरिका आजाद हुआ था वो 1776 में हो गया था। 4 जुलाई को मनाया जाता है इसलिए उनके यहाँ। तो लेकिन महिलाओं को 200 से भी ज्यादा, ऐसा 200 से भी ज्यादा समय गरीब पुरुष और अदर लोगों को मिलना शुरू हुआ। फिर बहुत ही लास्ट में जो है 1920 में महिलाओं को मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद जो है, इन्हीं के कुछ साल की बात हो रही, 1928 में मिल गया। लेकिन ये दोनों जो है यूरोप, जो अपने आप को बहुत अगड़े समझ रहे हैं, ये सारे बहुत पिछड़े थे, समझे। हमारे यहाँ देश आजादी के कुछ ही साल बाद जो है हमारे यहाँ महिला प्रधानमंत्री बन गई थी। तो हमारे देश को जो बहुत पिछड़ा कहा जाता है, वो कितने अगड़ी सोच के हैं, ये सब बातों से वो लोग भी जान गए जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। खैर, अब बनना बड़ा मुश्किल है किसी महिला का।
और हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कोई महिला बने, पुरुष बने, कौन बने, बस अच्छा बने। भारत के पड़ोसी देशों के नाम ये जो अभी चित्र मैंने दिखाया है, पड़ोसी देशों, राज्य, केंद्र शासित जिले एवं पड़ोसी जिलों के नाम ये हम इसमें बता देते हैं, क्या क्या आपको नोट कर लेना है इसी के माध्यम से, चित्र के माध्यम से। यहाँ पे जो भी राज्य हैं उनके पड़ोसी राज्य याद रखिएगा। सीटेट पढ़ रहे हैं तो आप दिल्ली के पड़ोसी राज्य याद रखिएगा। दिल्ली के भी जो पड़ोसी राज्य हैं उनके याद रखिएगा। अगर जो आप बीपीएससी वाले देख रहे हैं तो भैया बिहार के पड़ोसी राज्य देखे रहिएगा। दिल्ली का, दिल्ली राजधानी है वो तो देखे रहिएगा, और बिहार का भी देखे रहिएगा। और केंद्र शासित राज्य और उनके राजधानी भी आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ सभी लिखा हुआ है। और कितने जो है भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, और सबसे बड़ी सीमा किसकी लगी है, जो आप चित्र के माध्यम से बड़े आसानी से लिख सकते हैं। जैसे बांग्लादेश है, ये देखिए बांग्लादेश की ये सीमा है, पाकिस्तान की ये है, तो इस हिसाब से आप बना सकते हैं। और यहाँ अफगानिस्तान नहीं लिखा है, अफगानिस्तान भी है। सो आप इसको नोट कर लेना। ये देखिए अंतरराष्ट्रीय सीमा जो डैश डैश करके है, राज्य सीमा, राजधानी शहर इस पॉइंट में है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली इस साइड में। तो ये सारी चीजें आप खुद नोट करिएगा, और आप इतना काम तो खुद करना पड़ेगा। सो आई होप बहुत आसान लेसन था और कंप्लीट हो गया। तो आप इसको नोट कर लेना या अपने दिमाग में ही नोट रखना। सो अगर आपको नोट्स की जरूरत है, नोट्स चाहिए, तो आप जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है उस पर संपर्क करिएगा। बहुत मामूली फीस पर आपको नोट्स मिल जाएगा। फ्री भी दे सकते हैं क्योंकि पीडीएफ दे रहे हैं, लेकिन फ्री नहीं देंगे, फ्री का कोई मूल नहीं, आप लोग पढ़ेंगे नहीं, पढ़ा रहेगा आपके। तो कुछ बहुत मामूली फीस है, उस पर आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू, धन्यवाद, और बाय बाय।